हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन शुरू करने से पहले ये बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है डेंटल कैरीज यानी टूथ डिके। इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। डेंटल कैरीज और टूथ डिके कोजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। जो डेंटल कैरीज यानी इसको टूथ डिके भी इसको कहा जाता है, इससे जो दांतों का जो इनेमल होता है वो सॉफ्ट होने लगता है। हमारे दांतों के ऊपर जो ये वाइट हार्ड सब्सटेंस है ये कहलाता है इनेमल। तो टूथ डिके में ये इसकी सॉफ्टनिंग होने लगती है। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूसेस एसिड दैट सॉफ्टन्स और डीमिनरलाइज द इनेमल। टूथ डिके जब स्टार्ट होता है, जब जो बैक्टीरिया शुगर्स पर एक्ट करते हैं वो एसिड बनाना स्टार्ट कर देता है। तो वो बैक्टीरिया जब एसिड बनाएंगे तो उससे जो हमारी इनेमल है वो डीमिनरलाइज होने लगेगी और सॉफ्ट होने लगेगी। Masses of bacterial cell together with food particle stick to the teeth to form dental plaque। जो बैक्टीरियल सेल्स के जो मास होते हैं वो फूड पार्टिकल के साथ मिलकर हमारे दांतों पर चिपक जाते हैं और डेंटल प्लाक बना देते हैं, यानी डेंटल प्लाक फॉर्म कर देते हैं। डेंटल प्लाक होता है जो आप ये अपने दांतों पर पीला पोर्शन देख रहे होंगे, पीले कलर का, ये कहलाता है प्लाक। तो ये क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बैक्टीरियल सेल्स के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्राइज द एसिड एज प्लाक कवर्स द टीथ। और हमारे जो दांत होते हैं उनके ऊपर प्लाक लगा हुआ होता है, तो उससे जो हमारी सलाइवा होती है, जो लार होती है, वो टूथ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। जब वो टूथ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी तो वो जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेंगे उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लाक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। अगर खाने के बाद हम ब्रश कर लें तो उससे जो प्लाक होता है वो रिमूव हो जाता है, और जो बैक्टीरिया है यानी बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस करता है उस एसिड के प्रोड्यूस होने से पहले प्लाक रिमूव हो जाता है अगर हम खाने के बाद ब्रश कर लें। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कोसिंग इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। अगर ये जो अनट्रीटेड रहे यानी जो प्लाक है इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पल्प तक पहुंच जाते हैं, यानी दांत के अंदर तक मसूड़ों तक पहुंच जाते हैं, जिससे मसूड़ों का इन्फ्लामेशन होने लगता है, सुजावट आ जाती है और मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। अब है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा बॉडी के आउटसाइड से ऑक्सीजन एक्वायर की जाती है बॉडी के अंदर, और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ने के लिए किया जाता है जिससे एनर्जी ऑब्टेन की जा सके। तो सबसे पहले एक्टिविटी 6.4 दी गई है। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है उसमें हमें, और उस टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है जो अभी बनाया गया हो। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये टेस्ट ट्यूब ली हमने, इसमें लाइम वाटर ले लिया। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। अब इस लाइम वाटर में हमें एयर ब्लो करनी है यानी फूंक मारनी है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइम वाटर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एयर ब्लो कर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। हमें ये नोट करना है कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की में टर्न होगा तो उसके लिए कितना समय लगेगा, लाइम वाटर जब मिल्की में टर्न हो जाए। यूज ए सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या करना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें भी कुछ लाइम वाटर लेना है, फिर एक सिरिंज या फिर पिचकारी लेनी है, उस पिचकारी की मदद से हमें इसमें हवा पहुंचानी है, एयर ब्लो करनी है लाइम वाटर में। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। फिर हमें नोट करना है कि जो ये लाइम वाटर है ये मिल्की में टर्न होने के लिए कितना समय लेगा। What does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये एक्सपेरिमेंट है ये हमें क्या बताता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस से बाहर छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हम इस एक्टिविटी से निकालेंगे। तो इस एक्टिविटी से हमने ऑब्जर्व किया, जब हम माउथ से एयर ब्लो करते हैं, जैसे कि इस वाली एक्टिविटी में हम माउथ से एयर ब्लो कर रहे हैं, तो जो लाइम वाटर मिल्की में टर्न होगा वो एकदम से हो जाएगा। जो ये लाइम वाटर है ये मिल्की में इंस्टेंटेनियसली यानी एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की में। जबकि जब हम एयर को सिरिंज या फिर पिचकारी से ब्लो करते हैं, जैसा कि आप इस वाली एक्टिविटी में देख रहे होंगे, तो इसमें लाइम वाटर को मिल्की में टर्न होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसमें लाइम वाटर मिल्की में एकदम टर्न हो जाएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा।
तो इसका मतलब इस एक्टिविटी से हमें पता चला जो हमारी बॉडी की सेल्स है वो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करती है एटमॉस्फेरिक CO2 के कंपैरिजन में। जितनी CO2 एटमॉस्फेयर में है उसके मुकाबले हमारी बॉडी की सेल्स ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करेगी। जब यहाँ से ज़्यादा CO2 निकलेगी तो उससे जो ये लाइम वाटर है ये ज़्यादा तेज़ी से मिल्की वाटर में टर्न होगा, कन्वर्ट होगा। जब यहाँ से CO2 जो एटमॉस्फेयर में CO2 है वो कम है तो जो ये लाइम वाटर है मिल्की में ज़्यादा समय लेगा कन्वर्ट होने के लिए। अब है एक्टिविटी 6.5, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस। कुछ हमें फ्रूट जूस या फिर शुगर सॉल्यूशन लेना है और इस शुगर सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट में यीस्ट हमको ऐड कर देनी है। टेक दिस मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब फिटेड विद ए 1 होल्ड कोर। फिर इस मिक्सचर को हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेना है जो एक 1 होल्ड कोर्क से जुड़ी हुई हो। सेकंड स्टेप है फिट द कॉर्क विद ए बेंट ग्लास ट्यूब। जो ये कॉर्क है इसको हमें एक दूसरी ग्लास ट्यूब लेनी है, बेंट ग्लास ट्यूब, उससे इसको जोड़ देना है, फिट कर देना है। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। उसके बाद जो ग्लास ट्यूब का फ्री एंड है उसको हमें एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है और उसमें उसको डिप करना है। ये हमने लिया इसमें शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पर हम इसको एक बेंट क्या लेंगे, बेंट ग्लास ट्यूब लेंगे। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, लाइम वाटर लेना है और इसको यहाँ कॉर्क से इसको यहाँ पर बेंट ग्लास ट्यूब की मदद से जोड़ देना है। What change is observed in the lime water and how long does it take for the change to occur? फिर जो ये लाइम वाटर है इसमें हम क्या चेंज ऑब्जर्व करेंगे हमें बताना है और लाइम वाटर में जो चेंज हो रहा है उसके लिए कितना समय लग रहा है ये भी हमें बताना है। What does this tell us about the products of fermentation? और ये हमें क्या बताएगा फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट के बारे में। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगेगा ये हमें बताना है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला जो एयर इस बेंट ग्लास ट्यूब से पास हो रही है, शुगर सॉल्यूशन है, इससे कोई एयर प्रोड्यूस होगी। जो एयर इस बेंट ग्लास ट्यूब से पास होगी वो इस टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर है उसको मिल्की कन्वर्ट कर देगी। यानी एयर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है। CO2 लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है। अब इसमें CO2 प्रोड्यूस कैसे हुई, जो यीस्ट हमने इसमें डाला था वो फ्रूट जूस को यानी फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देता है। उसने शुगर सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन कर दिया जिससे यहाँ से CO2 रिलीज हुई और वो CO2 इससे पास हो गई। और जो ये CO2 रिलीज हो रही है फर्मेंटेशन की वजह से हो रही है। हमने शुगर सॉल्यूशन लिया, उसमें यीस्ट ऐड की, यीस्ट शुगर सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन कर देगा फर्मेंटेशन की वजह से और उससे CO2 प्रोड्यूस होगी। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। हमने पिछले सेक्शन में ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो हमने पढ़ा है। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो जो फूड मटेरियल न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान इनटेक किया जाता है सेल्स के अंदर, वो सेल्स में यानी बॉडी के अंदर वो सेल्स में यूज़ किया जाता है और उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है जिससे अलग अलग लाइफ प्रोसेस चलते हैं। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। तो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी को अलग अलग तरीके से ऑब्टेन करते हैं फूड से। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे पाथवेज इस्तेमाल करते हैं जिनमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कुछ तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म और ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कंप्लीटली तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई सा भी केस हो तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है कि ग्लूकोज को तोड़ना है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। हर एक ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा। ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। और जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो टूटता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जिसका नाम है पायरुवेट। हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा सबसे पहले, ये हमें याद रखना है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस
ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में होता है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो पायरुवेट है वो इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो यीस्ट में क्या होता है, पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये यीस्ट में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यानी एयर के एब्सेंस में होता है, तो इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है कि ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जब पायरुवेट टूटता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन यूज होगी और पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा। दिस प्रोसेस ब्रेक अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये प्रोसेस हो रहा है इसमें 3 कार्बन का जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो टूटता है, जिससे वो 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनाता है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर बनेगा। Since this process take place in the presence of air या ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो ये प्रोसेस है ये ऑक्सीजन या फिर एयर की प्रेजेंस में हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए हम इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनएरोबिक प्रोसेस। और एरोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक प्रोसेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगी। तो एनर्जी ज़्यादा किस में बनेगी, एरोबिक प्रोसेस में, हमें याद रखना है। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cell, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी जो मसल की सेल्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसमें जो पायरुवेट टूटता है वो दूसरे पाथवे से टूटता है। Here the pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होने के बजाय लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो लैक्टिक एसिड है वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। द बिल्ट अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कोजेज क्रैम्प्स। और जब लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उससे हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं, यानी तनाव पैदा हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या होता है, उनकी जो मसल्स होती हैं उनमें क्रैम्प्स हो जाता है, यानी तनाव हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो मसल्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके कारण जो पायरुवेट होता है वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट होने के बजाय लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टिक एसिड उनकी मसल सेल्स में इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्रैम्प्स हो जाते हैं। अब ये फिगर 6.8 दी गई है, इसमें जो ग्लूकोज है वो अलग अलग पाथवे में किस तरीके से टूटता है ये हमें देखना है। सबसे पहले जो ग्लूकोज होगा वो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ये तो हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसमें कुछ अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अब जो ये पायरुवेट है, अगर ये पायरुवेट यीस्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यीस्ट में जो पायरुवेट है वो इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट होगा। अगर जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और वाटर में कन्वर्ट होगा, और इसमें भी कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। अब पायरुवेट, अगर हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो जो ये पायरुवेट है ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये अलग अलग पाथवेज दिखाए गए हैं। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell। और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ATP के मॉलिक्यूल को बनाने में, सिंथेसाइज करने में एकदम से उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है।
यानी ऊपर जो प्रोसेस हो रहे हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एकदम से एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो एटीपी होता है ये हमारी जो सेल्स हैं उनमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें फ्यूल का काम करता है। यानी सेल की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं एटीपी उनमें फ्यूल का काम करेगा। In this process, ATP is broken down, gives rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cells. हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें जो एटीपी होता है वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, जिससे वो एनर्जी रिलीज करेगा, फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। और जो ये एटीपी के टूटने से जो एनर्जी रिलीज हुई ये हमारी सेल में जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं उनमें इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। अब है एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। सेल में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, उनमें एनर्जी करेंसी यानी जो फ्यूल की तरह काम करता है वो होता है एटीपी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जो रेस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही थी रिएक्शंस में वो एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने में काम आती है। जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है उसमें इस एनर्जी की सहायता से वो आपस में जुड़ते हैं और एटीपी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये एडीपी कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडीपी है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया एनर्जी की वजह से, तो ये एडीपी फॉस्फेट का एक कॉम्प्लेक्स बन गया, फाइनली ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। और सेल के अंदर जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हो रहे हैं वो इस एटीपी का इस्तेमाल करके अपनी जो उनके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, उनको उन रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken down using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule mole per mole is released. और जब एटीपी से ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप, ये वाटर का इस्तेमाल करके जब इस फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है इसको एटीपी के टूटने से। थिंक ऑफ हाउ ए बैटरी, और जो ये एनर्जी रिलीज होती है यही सेल्स में यूज़ की जाती है। थिंक ऑफ हाउ ए बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेज। तो आप कैसे सोचिए जो बैटरी होती है वो अलग अलग प्रकार के यूज़ के लिए किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कराती है। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। जो बैटरी होती है उसका इस्तेमाल मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जाता है। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। इसी प्रकार से जो एटीपी होता है सेल्स में उसका इस्तेमाल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में किया जाता है, प्रोटीन को बनाने में किया जाता है, नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करने में किया जाता है, और भी बहुत एक्टिविटीज़ है जिनमें एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस द एरोबिक रेस्पायरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। तो जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये एंश्योर करना पड़ता है कि रेस्पायरेशन के लिए जो जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, इनटेक कर ली जाए। We have seen that plant exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा की वजह से, स्टोमेटा की मदद से गैसेस को एक्सचेंज करते रहते हैं, और जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो सेल्स होती हैं वो एयर के कॉन्टैक्ट में बनी रहें। लीफ की जो सेल्स हैं वो एयर के कॉन्टैक्ट में बनी रहें, प्लांट की सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। और एटमॉस्फेयर और प्लांट के बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। और जो ये गैसेस होती हैं ये सेल्स के अंदर भी चली जाती हैं, डिफ्यूजन से बाहर भी जाती हैं और बाहर और अंदर पहुंचती रहती हैं। The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plant. diffusion की डायरेक्शन क्या होगी, प्लांट से एटमॉस्फेयर की तरफ या एटमॉस्फेयर से प्लांट की तरफ, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पर और प्लांट की रिक्वायरमेंट्स पर।
At night, when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. रात के समय क्या होता है, प्लांट में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो उससे जो CO2 है प्लांट से वो बाहर निकलने लगती है और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। दिन के समय क्या होता है, प्लांट में CO2 अंदर जाती है और वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यानी रात के समय बिल्कुल उल्टा होता है, इसका फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जिससे CO2 तो एलिमिनेट होती है, प्लांट से बाहर निकलती है और एक्टिविटी और जो ऑक्सीजन है वो इनटेक होती है। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। और दिन के समय जो CO2 होती है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट में इनटेक की जाती है। हैंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज, तो दिन के समय कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। इसके बजाय दिन के समय जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा रिलीज होती है। आपने सुना होगा कि रात के समय प्लांट के नीचे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रात के समय क्या होता है, प्लांट ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, CO2 को रिलीज़ करते हैं, तो उससे प्लांट के जो नीचे हो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।